Hello everyone, I am Rahul and welcome to Academics with Rahul YouTube चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस मिलें आपको सबसे पहले। आज हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान। ये संविधान क्या चीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होती है, ये हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ सकते हो एक तरह की बुक है, रूल्स की बुक, जो कि ये बताती है कि कंट्री में किस तरह से गवर्नमेंट रन करेगी या सारे फंक्शन किए जाएंगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, शासन चलाया जाएगा पूरी कंट्री में, वो कैसे चलाया जाएगा, वो जितने भी रूल्स हैं उस सबके, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ से। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल। हम इस चैप्टर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो है फुटबॉल का। अ गेम मैनी ऑफ अस हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। एक ऐसा गेम जो कि आप सुन चुके हो, काफ़ी सुना भी होगा फुटबॉल के बारे में। एज द नेम सजेस्ट देयर इज अ गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर्स फीट। क्योंकि ये फुटबॉल इसका नाम है, यानी एक ऐसा गेम है जिस पर पैर इन्वॉल्व होते हैं हमारे, यानी फीट्स। This is a game that involves player feet. According to the rules of football, if a ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. फुटबॉल के गेम में क्या होता है, अगर बॉल किसी भी प्लेयर के हाथ में टच होती है तो उसको एक फाउल कंसीडर किया जाता है। यानी हाथ में किसी प्लेयर के टच नहीं हो सकती, गोलकीपर टच कर सकता है क्योंकि उसका काम है उस बॉल को गोल में जाने से रोकना। लेकिन अगर कोई अदर प्लेयर अपने हाथ से बॉल को टच करता है तो वो फाउल कहलाता है। So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. यानी अगर कोई भी प्लेयर ऐसा करता है कि वो फुटबॉल को अपने हाथ में लेकर उसे पास करता है किसी दूसरे प्लेयर को, तो ये नहीं कह सकते कि फुटबॉल खेला जा रहा है। Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. उसी तरीके से हॉकी गेम हो या क्रिकेट गेम हो, इन दोनों में ही कुछ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा ये गेम खेला जाता है। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम। ऐसे रूल्स गेम के बारे में हमें डिफाइन करते हैं, बताते हैं। एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर, और एक गेम को दूसरे गेम से अलग बनाते हैं। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, वी कैन ऑल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूएंट रूल ऑफ द गेम। क्योंकि ये कैसे रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल हैं, मुख्य रूल्स हैं, इसलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ समथिंग, यानी इस गेम के ये इंपॉर्टेंट भाग हैं। Like these games, a society also has a constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kind of society. इन गेम्स की तरह ही हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारा समाज होता है, उनमें भी कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं जो कि इसको समाज बनाती है, सोसाइटी बनाती है, और साथ ही इसको अदर सोसाइटी से, दूसरे समाजों से अलग करती है। बड़ी जो सोसाइटीज़ होती हैं, बड़े बड़े समाज होते हैं, उनमें कई तरह के कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं जो कि साथ में रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ रूल्स फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं कंसेंसस से, यानी लोगों का एग्रीमेंट लेके, लोगों से पूछ कर, सब लोग साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कुछ रूल्स को। एंड इन मॉडर्न कंट्री दिस सेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। और इस तरह का कंसेंसस यानी एग्रीमेंट जिस पर सब तैयार हों, सब राजी हों, इस तरह के रूल्स रिटन फॉर्म में होते हैं। यही जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इस तरह के रूल्स लिखे जाते हैं, यही कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल का रिटन फॉर्म होता है जो कि सब एग्री करते हैं मानने के लिए और सबको मानना होता है। We have looked at the Indian Constitution in class 6th and 7th in our social and political life textbook. इसके पहले भी आपने आपके प्रीवियस क्लासेस क्लास 6 और क्लास 7 की सिविक्स बुक्स में इसको डिस्कस किया था। हमने इसमें क्या डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, और उसे किसने लिखा। लेकिन इस चैप्टर में क्लास 8 की सिविक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, यानी मुख्य इसकी क्या चीज़ें, विशेषताएं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।
Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. ये सारे के सारे फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को काम करने में। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये सारे फीचर्स ही इंपॉर्टेंट हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री को काम करने के लिए। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन ये है कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे कंट्रीज़ के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना भी चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक भी हो। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे जो कंट्री का हेड होता है उसे कौन चुनता है? वहाँ की जनता, यानी सारी पॉपुलेशन इलेक्ट करती है, उसे वोट करती है, और फिर वोटिंग के बाद जो इलेक्ट होकर आता है वो वहाँ का हेड बनता है। वो प्लेस कोई भी हायरार्ची नहीं होती, जैसे कि आपने किंग में सुना होगा कि किंग का बेटा ही किंग बन जाता है। उस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉपुलेशन डिसाइड करती है, जिसको चुनती है, वही चुन करके आता है, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री में डेमोक्रेसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। The Constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये कई सारे पर्पसेस, सेवरल पर्पसेस के लिए होता है। पहला पर्पस क्या है कि ये वो आइडियल्स बताता है, वो आइडियाज़ बताता है जिस पर एक कंट्री के लोग चाहते हैं, जिस तरह का जीना कंट्री के लोग एस्पायर करते हैं, यानी जिनकी उनको चाह होती है, अभिलाषा होती है, वो बताता है। और पुट अनदर वे अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी इज, और साथ ही हमें ये बताता है कि एक कंट्री का या एक सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या होना चाहिए, मुख्य किस तरह का नेचर होना चाहिए। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. एक कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और वो अलग अलग तरह के उनके विश्वास होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोग किसी भी इशू पर एग्री करें, यानी सबकी एग्रीमेंट एक ही इशू पर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। किसी की इच्छा कुछ और होती है तो किसी की कुछ और। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon on the basis of the way in which they want the country to be governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? वही रूल्स को प्रोवाइड करता है और उन सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत को प्रोवाइड करता है जिस पर लोग साथ में तैयार होते हैं, यानी वो मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये वो रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे गवर्नमेंट को रन किया जा सकता है और फिर किसी को भी उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडल्स। इसमें ना केवल गवर्नमेंट का टाइप होता है, यानी किस किस तरह की गवर्नमेंट हमारे देश में होंगी, एक कंट्री में होंगी, साथ ही उनके आइडल्स भी होते हैं, वो आइडल्स जो कि कंट्री के लोग, सिटीजन्स मानते हैं कि एक कंट्री के पास होना चाहिए। In 1934, the Indian National Congress made the demand for the Constituent Assembly. यानी 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग की। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी जिसके सारे मेंबर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी कि वो एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए बनाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये असर्शन, यानी ये सलाह कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इससे गति मिली, इससे तेज मतलब इस काम में तेजी हुई और जल्द ही दिसंबर 1946 में एक मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 and November 1949 the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India, और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया।
उसी चीज़ की फ़ोटो यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई थी, द फोटो अलोंगसाइड शोज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग है जिसको कौन प्रेसाइड कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन यूज़ करेंगे। कंट्रास्टिंग वो चीज़ होती है जहाँ पे दोनों चीज़ों में डिफरेंस हो, जैसे कि लाइट कलर और डार्क कलर में कंट्रास्ट होता है। उसी तरह एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे ही एक पड़ोसी देश जिसका नाम नेपाल है में हुआ। अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्ची, यानी काफ़ी पास के टाइम तक ही नेपाल क्या था? एक मोनार्ची था। मोनार्ची क्या होता है? ये उस तरह की गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो हेड होता है वो एक किंग होता है, मोनार्च। अब अगर ये किंग होता है इसका मतलब कि वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होते, वहाँ पे कोई किंग नहीं चुना जाता, जो किंग का बेटा होता है वो किंग बनता है और फिर उसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी किंग चेंज होते जाते हैं। वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता। ऐसी टाइप की गवर्नमेंट को मोनार्ची कहते हैं। तो नेपाल में मोनार्ची था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल which had been adopted in 1990s reflected that the fact that the final authority rested with the king. ये जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का जिसको 1990 में अडॉप्ट किया गया था, वो क्या रिफ्लेक्ट करता था कि जो फाइनल अथॉरिटी है, यानी सारा हक है, कंट्रोल है, वो किंग के पास रहेगा। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish the democracy, and 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. कई सारे लोगों ने कई सारे मूवमेंट किए नेपाल में, वो कई दशकों तक इसकी लड़ाई लड़ते रहे ताकि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए नेपाल में, और फाइनली 2006 में वो इसमें कामयाब भी हो गए। उन्होंने पावर्स ऑफ द किंग को एंड कर दिया और नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर जो कि होता है कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भी बनना था। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and they have fought for. ये पुराना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे? क्योंकि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था कि फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में है? किंग के हाथ में। यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फैसला लिया, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि जिस तरह की कंट्री ये चाहते थे वैसी कंट्री बन सकती थी। ऐसी ही स्ट्रगल की फोटोज आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पर नेपाल का स्ट्रगल दिखाया गया है। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. यानी जिस तरह से एक फुटबॉल के गेम में अगर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स चेंज हो जाते हैं तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। इन द सेम वे नेपाल को भी मोनार्ची से अगर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था तो उसमें सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को चेंज करना ज़रूरी था। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन द ईयर 2015। यही कारण था कि नेपाल के लोगों ने 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। The second important purpose of the constitution is to define the nature of the country's political system. एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? ये डिफाइन करना एक कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा यानी राजनीतिक सिस्टम होगा वो किस तरह का होगा। जैसा कि नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिस तरीके से नेपाल का पुराना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था कि पूरी कंट्री को एक किंग और उसके कुछ मिनिस्टर्स ही रूल करेंगे। In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. लेकिन ऐसी कंट्रीज
जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं, इनमें कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता था, क्योंकि वो सारे गाइडलाइंस, वो सारे रूल देता था जिसके अकॉर्डिंग इस सोसाइटी में को गवर्न करना चाहिए. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी में हम कुछ लीडर्स को चुनते हैं इलेक्ट करके, और वो हमारे जगह वो सारे पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हम चाहते हैं वो करें. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguard against this. लेकिन ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये लीडर्स अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करें. ये पावर्स हमने उनको दी जरूर है, लेकिन हो सकता है वो उन पावर्स का गलत यूज़ कर लें. तो इससे बचने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सेफगार्ड किया, यानी इस चीज़ को बचाया है. उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. This misuse of authority can result in a gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. अगर इस तरह का कोई भी अथॉरिटी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती है तो उससे क्या हो सकता है, इनजस्टिस प्रोड्यूस हो सकता है, और ये नीचे के इस क्लासरूम की सिचुएशन में दिखाया गया है. तो चलिए इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं. ये क्लासरूम का सीन है. सुरेश इज द क्लास मॉनिटर. यहाँ का सुरेश क्लास मॉनिटर है, और ये एक बुली है. बुली वो लोग होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं स्कूल में. हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम. इसके क्लासमेट्स इससे ज़्यादा बात नहीं करते, इससे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है. मिसेस राव जो कि क्लास टीचर है, हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क. मिसेस राव को कुछ ज़रूरी काम की वजह से क्लास को छोड़ के जाना पड़ा, और उन्होंने सुरेश को क्लास माइंड करने को कहा, पर सुरेश ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. उसने सोचा कि यही सही समय है अनिल को सबक सिखाने का. अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव. वो कहता है, अनिल आज मैं तुम्हारी शिकायत मिसेस राव से करूंगा. अनिल कहता है, मैंने किया ही क्या है, क्योंकि उसने सच में कुछ नहीं किया था. वैन मिसेस राव रिटर्न टू द क्लास, तो सुरेश कहता है, मैम while you were away Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. वो कहता है, मैम जब आप चली गई थी तो अनिल जोर जोर से बातें कर रहा था और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था. जब मैंने उससे कहा तो वो मेरी बात नहीं सुन रहा था. इस पर मैम अनिल से कहती हैं, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स. तो मैम अनिल को ये पनिशमेंट देती हैं कि तुमको स्कूल के बाद रुकना पड़ेगा और 100 टाइम्स लिख के लाना पड़ेगा कि आपसे तुम क्लास मॉनिटर को डिसोबे नहीं करोगे. अनिल कहता रहा, बट मैम मैंने कुछ भी नहीं किया. तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो किस तरह से सुरेश ने अपनी पावर्स का गलत यूज़ किया. In democratic societies, the constitution often lays down the rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. तो ये जितनी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स भी देता है जिससे कोई भी अथॉरिटी अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे. In the case of the Indian Constitution, about which you will read more later in the chapter. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जिसके बारे में आप इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हो, मैनी ऑफ दीज रूल्स आर कंटेन इन सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स. इस तरह के जो रूल्स जो कि सेफ गार्ड करते हैं कि कोई भी गलत इस्तेमाल ना करे, ऐसे रूल्स कहाँ पर गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में गिवन है. अगर आप याद कर पाओ, पिछले क्लास में आपने एक दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा हुआ था क्लास 7 की बुक में. उस चैप्टर में वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज अ दलित. उस बुक में हमने क्या डिस्कस किया था कि किस तरह से उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था क्योंकि उसकी कास्ट, वो ही वॉज अ दलित, लोअर कास्ट का था वो. यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड सेज नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. और आपने उसमें ये पढ़ा था कि किस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि सभी लोग इक्वल हैं, इक्वालिटी है लोगों में, ना ही किसी रिलीजन, ना ही किसी रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि इक्वालिटी का राइट एक फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करके देता है.
ये है चैप्टर 1 पार्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आप लर्न कर सकते हो। आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी और रिवाइज करते वक्त आपको याद भी रहेगा सब कुछ। यहाँ चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 अपलोड होते ही डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।